ये देखो इस लड़के का पेट, लगता है घर के अलावा बाहर भी चटर पुटर खाया जा रहा है। नहीं नहीं पापा जी, मैं बाहर कभी कुछ नहीं खाता। पैसे ही कहाँ होते मेरे पास, सब कुछ तो आपके अंडर ही है। क्यों, दोस्त नहीं है क्या तुम्हारे? वो भी तो तुम्हें कुछ खिला सकता है। तुम सबका बोझ अकेले उठाने का ठेका मेरा ही है क्या? किसी को बिगाड़ने के लिए पहले लोग मुफ्त में टुकड़े फेंकते हैं, और जैसे भूखमरी वाली आदत है तुम्हारी, तुमने वो टुकड़े लपा के लिए होंगे। बहू, आज ये नाश्ता नहीं करेगा, ध्यान रहे। जी पापा जी। अरे पर पापा जी। श्श। कुछ देर बाद एक एक कर सभी नहाने की लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आखिर उन्हें 8 बजे तक तैयार जो होना था, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो मस्ती करेंगे ही। अच्छा पिंकी, वरना मैं मुक्का मार दूंगा। मार के दिखा, मैं तुझे छोड़ दूंगी क्या? रुक तू। चीकू गुस्से में पिंकी की छोटी सी पिंक कलर की बाल्टी उठाकर ले आता है। पापा, चीकू ने मेरी बाल्टी ले ली, मैं भी तुम्हारी ड्राइंग कॉपी फाड़ दूंगी, जा। अरे प्रेम, जाकर इन बच्चों को रोक दो, यहाँ पापा जी हमारी क्लास लगा देंगे। प्रेम भागते हुए अपने भतीजा भतीजी को रोकने जाता है कि पिंकी फटक से ड्राइंग कॉपी फाड़कर पूरे हॉल को गंदा कर देती है, जिसे विशिष्ट देख लेता है। रुपेश की बहू, विक्रम की बहू, कहाँ हो दोनों? यहाँ आओ। जी पापा जी। मैं अभी बच्चों को अपने साथ ले जाती हूँ पापा जी। बच्चे नहीं संभल रहे तुम दोनों से? यहाँ तुम्हारी सास ने 4-4 बच्चे संभाल लिया और तुम दोनों से एक एक बच्चा नहीं संभल रहा। आज के बाद मेरे सामने इन दोनों में से किसी के मुंह से चू चा की आवाज निकली तो इन दोनों को कुएं में लटका दूंगा मैं। अपने दादाजी की ऐसी कड़ी बोली सुनकर दोनों बच्चे डर से कांपने लगते हैं। पूजा और प्रिया बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं। जल्दी जल्दी सभी तैयार होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ठीक 10 बजे खाने का टेबल तैयार हो जाता है और विशिष्ट डाइनिंग टेबल पर हमेशा की तरह अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। भैया, आज आप मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? सारी बातें तुम्हें खाने के वक्त ही करनी होती है क्या? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा जी को नहीं पसंद कि कोई खाने के वक्त बात करे। तो पापा जी को तो ये भी नहीं पसंद कि हम जिंदा रहे तो मर जाते हैं। किसी को अपने मन की भड़ास निकालनी है तो अपने ससुराल जाकर निकाले, यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप नेहा खाने का एक एक निवाला जहर की तरह निगलकर अपने कॉलेज चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नेहा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। हिम्मत जुटाकर नेहा एक दिन पापा से बात करने जाती है। पापा, वो मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, तो मैं आगे एडमिशन ले लूं? अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो मैं जॉब कर लूंगी पापा जी। 12th के आगे भी पढ़ने लायक नहीं थी तुम, फिर भी मैंने ग्रेजुएशन करवा दिया। अब आगे पढ़ना है, नौकरी करनी है या बच्चे संभालना है, अपने पति से पूछना, और अगर वो अलाउ करे तो हवाई जहाज उड़ा लेना, पर ये सब नखरे यहाँ मत करो। पर पापा, नेहा दिन भर अकेली बैठी घर में करेगी भी क्या? क्या करेगी? औरतों का काम क्या होता है, वही काम करेगी। अपनी दोनों भाभियों के साथ मिलकर घर संभालेगी। और तू क्या आजकल सभी के बीच बोलने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस घर में बदलाव अपनी किसी सहेली के लिए करना चाह रहा है? ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप? मैं तो बस नेहा के बारे में सोच रहा हूँ। पढ़ने का उसे कितना मन है, आगे पढ़ने देना चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए। अगर वो खुद पढ़ी लिखी रहेगी तो अपनी पसंद का लड़का ढूंढ पाएगी। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, शादी में 1 रुपए का खर्च भी नहीं होगा। अपनी औकात और मेरी औकात की तुलना तुम मत करो। मैं अच्छे से अच्छे घर का लड़का ढूंढ भी सकता हूँ और उन्हें मुंह मांगे रकम देकर अपनी बेटी को विदा भी कर सकता हूँ। और जहां तक रही तुम्हारी महिला मित्र की बात, तो ऐसी बात भूल कर भी मत सोचना प्रेम, क्योंकि मेरे घर में मेरी पसंद की हुई हमारी बिरादरी की लड़की ही आएगी। कोई नीच लड़की मैं अपने घर नहीं आने दूंगा। इस बात पर प्रेम कहता भी क्या, वो कमरे में चला जाता है। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। क्या फायदा रहकर? दिन में एक पल भी ऐसा नहीं होता कि आदमी चैन की सांस ले सके। इससे अच्छा तो शादी ही कर लो, कम से कम इस जेल से छुट्टी तो मिलेगी। यहाँ भी अब मुझे ही खाना पकाना है, उससे अच्छे कि ससुराल में पका लूंगी। रुपेश भैया, आप प्लीज मेरे लिए कोई अच्छे घर का लड़का ढूंढ दीजिए और अगले महीने तक मुझे विदा कर दीजिए। अरे बहन, तू तो पापा जी का नेचर जानती है। ये सब पापा जी ने गुस्से में बोला होगा। वो कम से कम साल भर लगे तेरी शादी करने में, तो ऐसे हड़बड़ी मत कर। दीदी ठीक कह रही रुपेश जी, इस घर में इसे सुखी कहाँ है। ना अपने मन का खा सकती है, ना पहन सकती है, ना अपने मन की पढ़ाई कर सकती है। बचपन से आज तक लड़कियों वाले स्कूल गई, बाद में लड़कियों वाले कॉलेज। लड़का क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता होता। अगर मेरे भाई ना होते तो। इतनी बंदिश है।
कैसे लाऊंगा मैं अपनी स्नेहा को इस जेल में। ऐसे ही एक रोज घर में कुछ मेहमान आते हैं और मेहमानों के सामने चाय नाश्ता लेकर पूजा पहुंचती है। प्लेट सिर्फ रखना नहीं है बहू, मेहमानों से पूछो भी तो किसे कितनी चीनी चाहिए चाय में। तू तो बूथ बनकर खड़ी हो गई। सॉरी माँ जी, आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं अंकल जी? मतलब मैंने चीनी पूछने को कहा तो चीनी ही पूछेगी। अरे क्या खाएंगे ये भी तो पूछ सकती है। अरे भाई साहब से तू चाय पूछ ही क्यों रही है, इन्हें तो शुगर है। आप जब फ्री रहती हैं तो इन्हें ज़रा तौर तरीके सिखा कीजिए सुगंधा जी, मेहमानों के सामने इंसल्ट करवा दी मेरी। और जैसे ही पूजा मेहमानों को चाय परोसने के लिए झुकती है, उसके सर से पल्लू जरा सरक जाता है, जिसे देखकर विशिष्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सुगंधा को आंखों से इशारा करता है। बाहू जरा ठीक से। क्या हुआ माँ जी? सुगंधा उठकर पूजा का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा रसोई में ले जाती है। ये हुआ है, आज पल्लू सरकाया है, कल साड़ी पहनना ही छोड़ दोगी तुम दोनों। मम्मी जी, मैं झुकी उसमें पल्लू जरा सरक गया था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो अब जानबूझ कर ले चल मेरे साथ मेरे कमरे में, और प्रिया तुम भी चलो। सुगंधा ड्रॉर से सेलो टेप निकालकर अपनी दोनों बहुओं को पकड़ाती है। मैं भी औरत हूं और 24 घंटे मेरे भी सर पर पल्लू रहता है, पर मेरा पल्लू तो नहीं सरकता। मैं समझ नहीं रही हूं क्या कि तुम सब मिलकर क्या करना चाह रही हो, पर याद रखना इस घर में चलेगी तो तुम्हारे पापा जी की ही। लो इस सेलो टेप को अपने बालों में लगा लो और उस पर अपना पल्लू चिपका लो, और उसके बाद भी अगर पल्लू सरका ना तो फिर तुम्हारे पापा से मैं तुम दोनों को नहीं बचा पाऊंगी। ये सब प्रेम दिख रहा था और घबरा रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड को इस घर में भूलकर भी मत लाना भैया। तुझे कैसे पता? कल रात को आप जब भाभी का कॉल लेने छत पर गए थे ना, तो मैं भी पीछे पीछे आ गई थी, मैंने सब सुन लिया था। मैं तो इस घर की बेटी हूँ, फिर भी आप देख रहे हो ना कितनी दुखी हूँ मैं यहाँ। कलाई तक ना दिखे ऐसे बड़े बड़े सूट पहनने पड़ते हैं मुझे। आज के ज़माने में कौन लड़की ऐसा जीना चाहेगी। मैं तो बस यहाँ से विदा होकर मुक्त होना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी कोई रास्ता निकालो अपने लिए, बस भाभी को इस घर में मत लाना भैया। नेहा के दोनों भाई मिलकर उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ देते हैं और नेहा खुशी खुशी अपने ससुराल की हो जाती है। प्रेम का एक सहारा नेहा, जिससे वो अपने मन की बात करता था, वो भी अब जा चुकी थी, पर उसके बाद भी विशिष्ट को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। एक रात 10:05 पर प्रेम अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। पूजा जाकर दरवाजा खोलती है, तभी वहां विशिष्ट हाथ में तकिया लिए आता है। घर में आने का टाइम 10 बजे का है और अभी 10:05 हो रहे हैं, तो ये रहा तकिया। बाहर आप कहाँ सोएंगे या आप पर है? पर पापा बाहर बारिश हो रही है और मैं तो तकादाई तो करने गया था। विशिष्ट प्रेम के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और बारिश में प्रेम को गाड़ी में सोना पड़ता है। कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड स्नेहा उसे कॉल करती है। तुमने फ़ोन नहीं किया, सब ठीक तो है ना? तुम टाइम पर तो घर पहुंच गए थे ना? 5 मिनट लेट हो गया था मैं, इसलिए पापा ने घर में घुसने ही नहीं दिया। बाहर गाड़ी में सो रहा हूँ। मुझे छोड़ दो यार स्नेहा, तुम मेरे पीछे रहोगी तो तुम्हें भी एक दिन गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ दूंगी, पर क्या तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी? कब तक सहोगे ये सब? इंजीनियर हो तुम, नौकरी कर सकते हो, पर नहीं, तुम्हारे पापा को तुम्हें दुकान में ही बिठाना है और तुम भी किसी नौकर की तरह उनकी बात मान लेते हो। अरे भाई, जब खुद का कमाया पैसा रहेगा तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। स्नेहा की बात प्रेम के मन में बैठ जाती है। प्रेम जॉब के लिए दिल्ली में अप्लाई करता है और उसे नौकरी मिल जाती है और बिना देरी किए प्रेम अपना सामान बांध लेता है और अपने पापा और मम्मी का आशीर्वाद लेते हुए कहता है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ मम्मी, और इस बार मैं नहीं रुकूंगा। बहुत सह लिया मैंने, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। भाभियों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सेलो टेप लगा लगा कर पूजा भाभी का आधा सर गंजा हो चुका है, पर फिर भी किसी को उनकी इस हालत पर तरस नहीं आया। नेहा भी इस घर में आना नहीं चाहती। शादी के बाद 1 साल हो गया, वो एक बार भी अपने मायके नहीं आई। यहाँ तक कि राखी भी उसने कुरियर कर दी। एक दिन क्या, 1 घंटे के लिए भी वो यहाँ नहीं आना चाहती। ओ लॉर्ड साहब, किसी ने आपसे पूछा नहीं है तो हमें बताइए मत कि घर कैसे चलाना है। अपना सामान उठाइए और चलते बनिए। वैसे बता दूं, जिस बैग को उठाकर आप यहाँ से जा रहे हैं वो बैग भी मेरे पैसे से आई है। भैया रुक जाइए। रहने दो बहू, 2 दिन बाहर का सड़ा गला खाना खाएगा तो खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी।
और खुद अपने बेटे को दरवाजे से बाहर कर विशिष्ट घर का दरवाजा बंद कर देता है। पहले नेहा और अब प्रेम विशिष्ट निवास को छोड़ चुके थे। ऐसे ही सुबह के नाश्ते के बाद विशिष्ट दुकान जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं दुकान निकल रहा हूं, तुम दोनों भी पीछे से आ जाओ। जी पापा। दुकान खोलने का वक्त ठीक 11 बजे का था और विशिष्ट 11 बजे दुकान खोल देता है। उसी समय विक्रम भी वहां पहुंच जाता है, पर रुपेश को जरा सी देर हो जाती है। और क्या था, विशिष्ट उसकी बैंड बजा देता है। दुकान को मजाक बना दिया है तुमने। तुम्हें पता है जबकि हम तीनों की मौजूदगी में ही दुकान का शटर उठाता हूं मैं, तो ये गलती कैसे हुई तुमसे? आज पूरे दिन जब तक दुकान खुली रहेगी तुम दुकान के बाहर ही खड़े रहोगे। एक एक कस्टमर आते जाते हैं और सभी रुपेश की किस्मत का या तो मजाक उड़ाते या उस पर तरस खाते। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। क्या कुछ नहीं कहते विशिष्ट भाई साहब अपने बच्चों को, पर कोई एक चूं नहीं करता। ये कोई उम्र है बेटे को सजा देने की? इस उम्र में कौन बाप अपने बेटे को रोड पर ऐसी कड़ी धूप में खड़ा कर देता है? मन छोटा मत करना रुपेश, ये किस्मत है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लोगों की बातों का रुपेश पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि अब उसे तो ये सब सहने की आदत हो गई थी। एक शाम को पूरा परिवार तैयार होकर पड़ोसी के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में पहुंचते हैं। एक हाथ से अपने सर का पल्लू पकड़े, दूसरे हाथ से प्लेट पकड़कर पूजा किसी तरह खाना खाने की कोशिश कर रही थी। अगर पल्लू छोड़ा और पल्लू सरक गया, वो भी इतने लोगों के बीच, तब तो पापा जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब ऐसे खाना खाओ तो कैसे खाओ, भूख भी बड़ी जोर की लग रही है। कहते ना, जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और ऐसा ही कुछ पूजा के साथ हुआ। पूजा जैसे ही एकदम आगे बढ़ती है, उसकी साड़ी उसके पैर में फंस जाती है। पर वो तो ना तो अपना पल्लू छोड़ सकती थी, ना खाने की प्लेट, और पूजा सभी के सामने जमीन पर गिर जाती है। पूजा हाथ तो गिर कैसे गई? कोई बात नहीं भाभी, मैं खुद उठ जाऊंगी। अगर मैं आपको हाथ दूंगी तो पल्लू कैसे संभालूंगी? मुझ तक तो ठीक था, पर मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है ये सब? सभी के सामने पूजा का मजाक बन गया। बस अब बहुत हुआ। और सभी के बीच रुपेश पूजा का हाथ पकड़कर उसे घर वापस ले आता है। पिंकी बेटा, अपना सामान पैक करो, हम यहां से जा रहे हैं। अपना घर, अपनी संपत्ति और अपना सब कुछ छोड़कर रुपेश पूजा के मायके शिफ्ट हो जाता है। और इतने बड़े घर में जहां एक साथ काफिला रहता था, अब गिनकर 5 लोग बच जाते हैं। पर फिर भी विशिष्ट तो वैसा का वैसा ही रहता है। वही समय पर उठना, खाना, सोना। दादू अपनी पेन दो ना। तुम्हारे पास अपनी पेन है ना, अपना पेन इस्तेमाल करो, किसी से उनकी चीज नहीं मांगते। पर आप तो मेरे अपने दादू हो, अब तो पिंकी भी चली गई, मैं अब किसके साथ खेलूं? अपने काम को पूरा कर विशिष्ट जैसे ही बाथरूम जाता है, चीकू उसकी पेन को लेकर उससे खेलने लगता है। बाथरूम से बाहर आते ही जैसे ही विशिष्ट चीकू को अपने पेन से खेलते देखता है, वो बिना कुछ सोचे अपनी छड़ी से चीकू को जोर से मारता है, जिससे उसके बदन पर निशान पड़ जाते हैं। चीकू दर्द से जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सभी विशिष्ट के कमरे में पहुंचते हैं, जहां अपने बेटी की ऐसी हालत देखकर आज प्रिया भी बोल पड़ती है। कब तक बर्दाश्त करेंगे विक्रम जी ये सब? बाकी सब तो चले गए इस घर को छोड़कर। आप कब जाएंगे? जब मेरा बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा तब। ना इसे यहाँ बोलने दिया जाता है, ना खेलने दिया जाता है। डिप्रेस्ड रहने लगा है मेरा बच्चा। आपको यहाँ रहना है तो रहिए, मैं चीकू को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम चीकू को तैयार करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इस घर में विशिष्ट और उसकी बीवी के अलावा बचे 3 लोग भी आज इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जाइए जी, उन्हें रोकिए। इस घर में अब ऐसा कोई नहीं बचा। इस बचे कुछ ससुराल में जो गिनती के लोग हैं उनको तो जाने मत दीजिए। क्यों रोकूं मैं? किसी को जाना है तो जाए, अकल ठिकाने आएगी तो खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। प्रेम के वक्त भी आपने यही कहा था, रुपेश के वक्त भी। आया क्या कोई वापस? बाहर कितना भी दुख मिले, कोई भी इस दलदल में वापस नहीं आना चाहता। सोचिए जरा कितना दर्द दिया है अपने बच्चों को। विमला बता रही थी कि नेहा को बच्चा हो गया, पर उसने हमें फोन करके बताया भी नहीं। मेरे लिए सबसे जरूरी इस घर की गरिमा है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ही मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है। और जो इन 3 में से किसी भी स्तंभ को ठेस पहुंचाएगा, उसे इस घर से निकालने में मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। मेरे लिए मेरा अहम ही सब कुछ है।
मेरी ही गलती हो गई जो मैं आपका साथ देती रही, और इस सब के चक्कर में पूरा परिवार टूट गया। बचा ही क्या है इस ससुराल में, बस हम तो बूढ़े लोग, ना बच्चे रहे, ना बेटी रही, ना बेटे रहे। पर आप टस से मस नहीं हुए। यही चाहते थे ना आप कि इस घर में शांति बनी रहे। शांति तो बनी रहेगी मिस्टर विशिष्ट, क्योंकि अब इस घर में आप अकेले रहेंगे अपने अहम के साथ। मैं अपने पोते पोतियों के पास जा रही हूं। और ये कहकर सुगंधा अपनी कलाइयों से चूड़ियां उतार कर दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है कि विशिष्ट कहता है, आप इस घर की रौनक है सुगंधा जी, ये घर आपसे है, आप इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। बुला लीजिए सभी को वापस। ये कहकर विशिष्ट अपनी छड़ी को मार कर तोड़ देता है। सुगंधा सभी को वापस बुला लेती है और सब कुछ खुशहाल हो जाता है। उन्नति बचपन से ही पढ़ने में तेज और हर काम में माहिर थी। वहीं उसका भाई, जो कि उससे 2 साल छोटा है, किसी काम का नहीं है। न ही वो पढ़ना चाहता है, न किसी काम में उसका मन लगता है। एक रोज उन्नति अपनी कॉपी किताब के कवर लगा रही होती है, तब वेद उससे परेशान करने आ जाता है। पहले मेरी कॉपी में कवर कर, उसके बाद अपनी कॉपी में करना। तू अपना मुंह बंद रख ले, मैं अपनी कॉपी में कवर करूंगी, फिर तेरी में करूंगी। ऐसे भी तू स्कूल जाता ही कब है, जब देखो नहीं जाता। वेद उन्नति की कॉपी छूने लगता है और दोनों भाई बहनों में हाथापाई हो जाती है। तब नैना आकर उन्नति से कहती है, उन्नति तू बच्ची है क्या, पहले वेद की कॉपी पे कवर कर दे। तब नैना का देवर उससे कहता है, भाभी वेद को डांटने की जगह आप उन्नति को क्यों सुना रही हैं, उसे बोलिए, नैना भी तो बच्ची है और कल उसके टेस्ट हैं, वो ये सब करती रहेगी तो पढ़ेगी कब। देवर जी, उन्नति को ज्यादा पढ़कर करना क्या है, अपने घर ही जाना है। वैसे भी बेटी की कमाई का कौन सा हमें खाना है, 1 रुपया भी नहीं खाना है मुझे तो। भाभी मेरा ट्रेन का खाना पैक कर देना, आज ही मुझे निकलना है, परसों से ज्वाइनिंग है मेरी। हाँ देवर जी। अपनी माँ के मुंह से अपने लिए ऐसा सुनकर उन्नति को बहुत दुख होता है। वो अपनी कॉपी किताब छोड़कर वेद की कॉपी किताब में कवर करने लगती है। रात को उन्नति बहुत रोती है और मन ही मन खुद से कहती है, मैं पढ़कर कमाऊंगी ताकि मेरी बच्ची को आगे चलकर किसी से सुनना ना पड़े और मम्मी की आंख खुल जाए। नैना का देवर बाहर चला जाता है। दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते उन्नति मैट्रिक 90% से पास हो जाती है। उन्नति अपना रिजल्ट देखकर फूली नहीं समाती और उसे लगता है कि उसके माँ बाप भी बहुत खुश होंगे उसके रिजल्ट को देखने के बाद। वो सीधा भागते हुए अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है और देखती है कि सब नाश्ता कर रहे हैं। उन्नति खुशी से खिलखिलाती हुई कहती है, पापा मैं मैट्रिक में अपने स्कूल में टॉप किए हूँ, अब मैं साइंस लेकर पढ़ूंगी और डॉक्टर बनूंगी। पढ़ने अब नहीं ईशान, जो पढ़ना पढ़ाना था हो गया, अब इसके हाथ पीले कर दे। नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। खुश होने की जगह सब उन्नति की शादी की बात करने लगते हैं। उन्नति का पूरा मन टूट जाता है। नैना और ईशान के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती। मेरी तो 13 साल में हो गई थी। मुझे कौन सा मायके में ज्यादा दिन रहने को मिला, मेरी 20 साल में शादी हो गई थी। तुम लोग किस जमाने की बात कर रहे हो, मेरी पोती की शादी अभी नहीं होगी। जब तक वो 25 साल की नहीं हो जाती, शादी के लिए कोई उसे दबाव नहीं देगा। आ मेरी गुड़िया, अपना रिजल्ट मुझे दिखा। उन्नति के चेहरे पर हंसी आ जाती है। अपना रिजल्ट वो राम अवतार को दिखाती है और वो कहता है, वाह शाबाश, तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया बिटिया। इसी तरह से तरक्की कर मेरी बच्ची, खूब पढ़, खूब नाम कमा। हमारे घर में अब तक तूने ही सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं। थैंक यू दादू। सब नाश्ता करते हैं। 1 हफ्ते बाद उन्नति ईशान से कहती है, पापा मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दो। हाँ करवा दूंगा, इतना क्या जल्दी है, अभी टाइम है ना। नहीं पापा, परसों सब स्कूल के लास्ट डेट है, अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। नैना ये सुनकर कहती है, अजी इसका अगर स्कूल में दाखिला करवा देंगे तो फिर वेद को कैसे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे हम। 2 साल में उसका भी मैट्रिक हो जाएगा, ये तो अपने घर जाएगी, कौन सा हमें बेटी की कमाई खानी है। जैसा भी है हमें वेद ही काम आएगा। अपना देख लो, हम कोई करोड़पति नहीं है जो इसे पहले इतना खर्च करके पढ़ाएं और फिर इसकी शादी करें इतना ले दे के। हाँ मुझे सब पता है, इसका दाखिला मैं किसी कॉलेज में करवा दूंगा, 2-4 हजार में पूरा साल का सब कुछ हो जाएगा। पापा मुझे स्कूल ही जाना है, मेरी सब सहेली स्कूल में जा रही हैं, मैं अकेली हो जाऊंगी। ऊपर से कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं होती, साइंस में पढ़ना पड़ता है काफी।
पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, पहले तो मैंने तुझे साइंस नहीं लेने दूंगा। ये सब मेडिकल वगैरह लड़कियों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें बाहर पढ़ने भी नहीं भेज सकता। तू कॉमर्स ले ले, यहीं बगल के कॉलेज में तेरा दाखिला करवा देता हूँ। नहीं, मुझे साइंस ही लेना है, वरना मैं नहीं पढ़ूंगी। ठीक है तो मत पढ़, वैसे भी पढ़कर तू कौन सा हमें निहाल करेगी? तेरी कमाई कौन सा खानी है मुझे? उन्नति रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और खाना खाने भी नहीं आती। पोती को खाने की मेज पर ना देखकर राम अवतार समझ जाते हैं कि कुछ हुआ है और वो खाना खाकर नैना से कहते हैं, बहू, तू उन्नति की थाली लगाकर मुझे दे, मैं उसे खाना देकर आता हूँ। आप उसे बिगाड़िए मत। पापा जी रहने दीजिए, वो बहुत जिद्दी हो गई है। अब आप ही बताइए, उसका दाखिला स्कूल में हम कैसे करवाएंगे? इतने तो अमीर नहीं है हम। मैं समझाता हूँ उसे। राम अवतार उन्नति के कमरे में जाता है और उसे खाना देते हुए कहता है, बता मेरी बच्ची, क्या हुआ? पहले अपने दद्दू के लिए खाना खा। दद्दू, मुझे खाना खाने का मन नहीं है। उन्नति रोती हुई राम अवतार को सारी बातें बता देती है। फिर राम अवतार उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, बेटा, तू अगर नहीं पढ़ेगी तो ये लोगों के मन की बात खुद ही हो जाएगी। तू कॉलेज में एडमिशन ले ले, कॉमर्स से भी तो बहुत कुछ होता है। जो तेरा मन होगा तो वो कर लेना, लेकिन तू पढ़ ले मेरी बच्ची। एक दिन देख लेना, तेरे माँ बाप को अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा। मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचना। चल अब खाना खा ले। उन्नति खाना खाती है। फिर राम अवतार वहां से चला जाता है। उन्नति बहुत सोचती है और उसे अपने दद्दू की बात समझ आ जाती है। दद्दू सही बोल रहे थे, मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल मुझे ये साबित करना ही है कि बेटियां भी कमाकर घर अच्छे से संभाल सकती हैं। उन्नति ईशान के पास जाकर उससे कहती है, पापा, आपको जहां मेरा एडमिशन करवाना है करवा दो। ठीक है, चलते हैं 1 घंटे में कॉलेज। बेटी समझदार हो गई है मेरी, शाबाश। बेटा, हमारे यहाँ बेटियां कमाती नहीं है, तुझे तो अपने घर जाना है ना। अब घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है तेरी एक बात समझने से। ठीक है पापा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जब जाना होगा आप बता देना। उन्नति अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है, लेकिन खुद को भविष्य के लिए तैयार करती है। उन्नति का दाखिला कॉलेज में हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। उन्नति मन लगाकर पढ़ाई करती है। 2 साल बीत जाते हैं और इस बार दोनों भाई बहन का एक साथ बोर्ड होता है। वेद का 10वीं था और उन्नति का 12वीं। उन्नति के एग्जाम थोड़ी दूर पड़ते थे। पापा, मुझे सुबह 6 बजे निकलना होगा एग्जाम के लिए, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। अच्छा, पापा तुझे ले जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरा भी तो एग्जाम है। पापा आप मुझे छोड़ने चलना। दीदी तुम अपनी सहेलियों के साथ चली जाना। वैसे भी मुझे डर लग रहा है, कैसा होगा पता नहीं मेरा पेपर। मेरी कोई सहेली नहीं है, सब स्कूल में छूट गई थी। जी अगर उन्नति पेपर में जा नहीं पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन वेद को जाना जरूरी है। कौन सा हमें बेटी की कमाई खानी है? तभी राम अवतार वहां आकर कहता है, उन्नति को एग्जाम दिलवाने मैं ले जाऊंगा। ठीक है उन्नति? थैंक यू दादू। एग्जाम शुरू हो जाते हैं। उन्नति राम अवतार के साथ तो नैना और ईशान वेद को एग्जाम दिलवाने ले जाते हैं। एक एक करके सारे पेपर हो जाते हैं और एग्जाम खत्म हो जाते हैं। रिजल्ट आने पर पता चलता है कि वेद फेल हो गया है और उन्नति फिर से स्टेट टॉपर हुई है। उन्नति के पास होने की खुशी से ज्यादा सब वेद के फेल होने से दुखी होते हैं। नैना ईशान से कहती है, जी कुछ भी करके मेरे बेटे को पास करवाना है आपको। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसे कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा। पापा मैं एग्जाम में नहीं पास कर पाऊंगा। जी आप इसके लिए महंगी से महंगी ट्यूशन लगवा दो। तेरी बहन टॉप करती है और तू 33 नंबर भी नहीं ला सकता है क्या? सुना क्या रहे हैं इसको? इसमें इसकी क्या गलती है? हर कोई पढ़ने में तेज हो ये जरूरी नहीं। वैसे भी आप अपनी बेटी का जो सुना रहे हैं ना, उसके पढ़ने से हमें क्या फायदा? कौन सा हमें उसकी कमाई खानी है? बेटे को देखिए। नैना और ईशान बहुत सारे ट्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। नैना बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। तब उन्नति कहती है, पापा वेद को मैं पढ़ा दूंगी और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा दूंगी ताकि वो पास हो जाए। ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बेटी करवा दे, तेरा भाई पास हो जाएगा तो कल को हमारा सहारा बनेगा। तुझे तो पराए घर जाना है। उन्नति अपनी माँ की बातों को सुनकर खून के घूंट पीती है। फिर वो वेद को पढ़ाती है और वो कंपार्टमेंट पास हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। उम्र के साथ दोनों भाई बहन बड़े होने लगते हैं। उन्नति सीए करने लगती है और इधर वेद को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। एक रोज वेद का फोन नैना को आता है।
मम्मी, मुझसे इंजीनियरिंग का कंपटीशन नहीं निकलेगा। तुम पापा से बोलकर मुझे डायरेक्ट एडमिशन दिलवा दो ना ऐसे ही। वेद, वैसे पैसे कितने लगेंगे एडमिशन में? ज्यादा नहीं मम्मी, साइड से 2 लाख और ऐसे 3 लाख, पूरे 5 लाख में दाखिला मिल जाएगा मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ आज इनसे। नैना ईशान से वेद के एडमिशन की बात करती है और वेद कहता है 5 लाख एडमिशन के और फिर 4 साल कॉलेज की फीस, बीटेक की, हॉस्टल का खर्चा अलग से, इतना मैं कहाँ से कर पाऊंगा? अब 1-2 साल में उन्नति की शादी भी करनी है, कुछ पैसे उसकी शादी के लिए रखे हैं मैंने। नहीं जी, उन्हीं पैसों में से निकाल लीजिए पैसा, वैसे भी काम हमें वेद ही आएगा, उन्नति नहीं। वो तो है, पर देखता हूँ। ईशान उन्नति की शादी के रखे हुए पैसे निकालकर वेद के एडमिशन के लिए भेज देता है और कहता है बेटा, मैंने पैसे भेज दिए हैं, तू अब मन लगा कर पढ़। तेरी बहन को तो ट्यूशन के पैसे भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ऊपर से उसकी शादी के रखे हुए पैसे भी मैंने निकाल लिए। पापा मैं पढ़ूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फोन रखने के बाद वेद कहता है जैसे एडमिशन हुआ है वैसे भी पास ही हो जाऊंगा। जवानी पढ़ने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए है। दिन बीतने लगते हैं और बिना खर्च किए उन्नति सीए की परीक्षा में पास हो जाती है और सीए बन जाती है। उन्नति अपना रिजल्ट लेकर भागती हुई अपने दादू के पास आती है और कहती है दादू, मैं सीए बन गई हूँ, ये सब आपकी सबक के कारण हुआ। आप मुझे नहीं समझाते तो मैं कभी सीए नहीं बन पाती। तू भी कैसी बात कर रही है मेरी बच्ची? अब मैं जॉब करूंगी। उन्नति जॉब ज्वाइन कर लेती है। इधर नैना को उन्नति के जॉब करने से भी दिक्कत होने लगती है और वो ईशान से कहती है अब क्या यही देखना बाकी है, बेटी से नौकरी करवाएं, शादी करके उसे उसके घर भेज देना चाहिए हमें। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। 2 साल में वेद की नौकरी हो जाएगी, फिर उसकी भी शादी कर देंगे। हाँ, हमारे जीते जी कर दो, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। सब रात को खाने की मेज पर आते हैं, लेकिन राम अवतार नहीं आता। राम अवतार के ना आने से ईशान कहता है बाबूजी नहीं आए खाना खाने, तबीयत तो उनकी ठीक है ना? ठीक ही होगी, आजकल पोती की साइड लेने में लगे हैं, तो गुस्से में नहीं आए होंगे। ईशान कमरे में जाता है और देखता है कि राम अवतार इस दुनिया में नहीं रहा। ईशान को झटका लगता है, घर में शोक का माहौल छा जाता है। देखते देखते 12 दिन पूरे हो जाते हैं और पार्वती कहती है बेटा, अब और इंतजार मत कर, बेटी की शादी तय कर दे, वरना तेरे पापा की तरह मैं भी चल दूंगी। ऐसा मत कहो माँ। ईशान उन्नति के लिए लड़का देखने लगता है। उन्नति अपने ऑफिस में काम करने वाले लड़के पीयूष से अपने मन की सारी बातें बताती है। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर में मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अरे यार, आज तुम्हारी पहली सैलरी आएगी तो तुम सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट ले जाना और फिर आराम से उनसे बात करना, देखना सब मान जाएंगे। कोई नहीं मानेगा, उनका कहना है बेटियां पैसे नहीं लाती। ये सब बोलने की बात है, ये सब अब तक आदमी कहता था जब तक पैसे नहीं आते। पैसे देखते ही आदमी की सोच बदल जाती है, तुम एक बार ट्राई तो करो। पीयूष के कहने पर उन्नति अपनी पहली सैलरी से सबके लिए कुछ न कुछ लेकर जाती है और सबको देने लगती है। तभी पार्वती कहती है तेरे पैसे का हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, बेटियां पैसे नहीं लाती है। नौकरी अब ससुराल में जाकर करना, मैं तो तुम्हें नौकरी भी करने नहीं देती, वो तो तुम्हारे दद्दू के कारण तुम्हें नौकरी करने मिली। मुझे भी तेरा ये सब नहीं चाहिए। ये कौन सी बात हुई माँ, अब मैं इन सब का क्या करूंगी? तू अपने ससुराल ले जाना और तेरे कमाए हुए पैसे तू जमा कर ले, शादी के बाद वो भी लेती जाना। इस घर में तेरे पैसे का कुछ नहीं इस्तेमाल होगा, कोई खाएगा भी नहीं उस पैसे का कुछ। उन्नति गुस्से में सब सामान उठाकर फेंक देती है और अपने रूम में जाकर पीयूष से सारी बात बताती है। उन्नति, ये सब सुनने के बाद मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये लोग तुम्हारी शादी अपने जैसी सोच रखने वाले घर में करवा देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। कल ही मैं अपने माँ पापा को तुम्हारे घर रिश्ता भेजने को कह रहा हूँ। ठीक है। पीयूष के घर वाले अगले दिन उसका रिश्ता लेकर उन्नति के घर आ जाते हैं और ईशान भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि पीयूष उन्नति को पसंद करता है। दिन बीतने लगते हैं। उन्नति नौकरी करती हुई अपने पैसे जमा करती है और एक दिन ईशान से कहती है पापा, मैं अपने पैसे से शादी करूंगी, कोई और तो मेरे पैसे इस्तेमाल करेगा नहीं, तो मैं ही कर लूं। नहीं, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, मैं जो करूंगा खुद से करूंगा। अपने पैसे अपने पास रखो, अपने ससुराल ले जाना। ईशान दिखावे के लिए शादी में खर्च करने के लिए लोन लेता है और वेद की पढ़ाई का लोन पहले से ही चल रहा होता है।
6 महीने बाद उन्नति और पीयूष की शादी हो जाती है और उन्नति अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जैसा ईशान ने सोचा था। एक रोज ईशान नैना से कहता है, अब बस वेद की पढ़ाई 6 महीने में खत्म हो जाएगी और उसकी नौकरी लग जाएगी तो दोनों लोन जल्दी क्लियर हो जाएंगे। हाँ, सब हो जाएगा, आप क्यों फिक्र करते हैं। दिन बीतने लगते हैं और वेद की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो घर वापस आ जाता है। वेद के आने पर पार्वती पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाती है और वेद से कहती है, बेटा अब तेरे ही पैसे से मोबाइल लूंगी मैं, इसीलिए अभी तक मैंने मोबाइल नहीं लिया। हाँ दादी, देखना मुझे तुरंत नौकरी मिल जाएगी। वेद बहुत जगहों पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है लेकिन उसको नौकरी कहीं नहीं मिलती। दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे ईशान की दुकानदारी कम होने लगती है। अब तो लग रहा है घर खर्च भी चलाना मुश्किल है, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे लोन भरने के। वेद को भी नौकरी नहीं लग रही, इस तरह तो मैं पूरी तरह से कर्ज में डूब जाऊंगा। शांति रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक तभी होगा जब वेद को नौकरी लगेगी, सब होगा। नैना वेद से कहती है, वेद तुम नौकरी लेने की कोशिश करो, तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं। मम्मी मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना, अब क्या करूं। दीदी से मदद ले सकते हैं हम, वो तो अच्छा खासा कमा रही है। उसके कमाने से क्या है, बेटियां पैसे नहीं लाती, तुम्हें नहीं पता। वेद को नौकरी नहीं मिलती। इसी तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। इधर ईशान लोन के पैसे नहीं भर पाता और उसे बैंक से नोटिस आ जाता है। नोटिस मिलते ही ईशान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो माथे पर हाथ धरकर बैठ जाता है। बेटे को परेशान देख पार्वती कहती है, बेटा क्या हुआ, इतना क्यों परेशान है। माँ, अगर महीने भर में लोन के पैसे ब्याज सहित नहीं चुकाए तो बैंक वाले ये घर जब्त कर लेंगे। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कहती थी बेटा देख के खर्च कर। उन्नति की शादी में इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, वो तो चली गई अपने ससुराल, अब तू झेल रहा है। पूरे घर में दुख छा जाता है। इस परेशानी से निकलने का कोई उपाय नजर नहीं आता। दिन बीतने लगते हैं और बैंक वालों के आने से ठीक 1 दिन पहले वेद ईशान से कहता है, पापा अब कुछ नहीं हो रहा तो मैं अब दीदी को फोन कर रहा हूँ। घर की इज्जत नीलाम होने से अच्छा है दीदी से मदद ले लें। और पापा अब आपकी मैं नहीं सुनूंगा। बेटियां पैसे नहीं लाती, पूरी जिंदगी मैंने बेटी का 1 रुपया नहीं खाया तो आज कैसे खा लूं। ठीक है, जब हम सब रोड पर रहेंगे ना तब आपको अच्छा लगेगा। वेद उन्नति को फोन करके सारी बात बताता है। उन्नति उसी वक्त अपने मायके आकर वेद से कहती है, वेद तुम मेरे साथ बैंक चल अभी के अभी, मैं सारे पैसे क्लियर करती हूँ। हाँ दीदी। वेद और उन्नति बैंक में जाकर सारे पैसे भर देते हैं और घर के पेपर वापस ले आते हैं। उन्नति रोती हुई नैना से कहती है, मम्मी बेटियां पराई होती हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि वो जरूरत पड़ने पर घर वालों की मदद न कर सकें। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। नैना और ईशान रोते हुए उन्नति के गले लग जाते हैं और उन्नति वेद को अच्छी जगह नौकरी दिलवा देती है।